पीओके और अक्साई चिन को वापस लेना भारत के लिए बहुत मुश्किल जियोपॉलिटिकल चुनौती बन चुका है। चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई शक्तियां हैं, क्या कहते हैं कि दोनों अब एक ही एक्चुअली देखा जाए तो। जो पैसिफिक ओशन के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन से जो 15,000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल चलाई है उन्होंने, जिसे देखकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका भी कांप गए। तो हर गुजरते दिन के साथ हमारे लिए अगर पीओके और अक्साई चिन को वापस लेना है, वैसे तो वापस लेने की बात होती नहीं बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, तो वो दूर की कौड़ी बन गया है। मुझे लगता नहीं कि वो अब निकट भविष्य में ऐसा कुछ हो पाएगा। अरुणाचल में भी एनक्रोचमेंट होते रहते हैं। अभी हमने पीछे खबर दी थी कि जो ग्रेजिंग लैंड था सारा का सारा नहा बुद्धिस्टा कम्युनिटी का, वो भी चाइना ने ले लिया है। और उसके बाद भारत सरकार में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको अपोज करे, और फिर कहा कि आर्मी को आगे कर दिया कि तुम जाके स्टेटमेंट दे दो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कहने को 1994 में भी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि पीओके को वापस लिया जाएगा, अक्साई चिन को वापस लिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा लगता है कि इमोशनल स्टेटमेंट ज्यादा है। वापस लेना दूर की कौड़ी, बहुत मुश्किल। टू फ्रंट वॉर के ऊपर तो हमारे एक बड़े जनरल साहब ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, विद वॉट एवर वी हैव वी विल फाइट। ये एक किस्म का स्टेटमेंट है कि कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसे लेकर हम लड़ेंगे। अक्साई चिन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके बारे में खासतौर से आजकल हमारे टेलीविजन चैनल्स पर बड़ी चर्चा होती है, खासतौर से अक्साई चिन की तो खैर होती नहीं है, पीओके की चर्चा आजकल काफी हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पीओके और अक्साई चिन एक दूर की कौड़ी बनते जा रहे हैं। दूर की कौड़ी इसलिए बनते जा रहे हैं कि जैसे जैसे चाइना की मिलिट्री पावर मजबूत होती चली जा रही है, जैसे हमने कल रात को बताया था कि उनका जो पैसिफिक ओशन के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन से जो 15,000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल चलाई है उन्होंने, जिसे देखकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका भी कांप गए। हमारे लिए भी अल्टीमेटली वार्निंग साइन तो बिल्कुल सामने है। और हमारी तो प्रॉब्लम ये कि अक्साई चिन का तो हम नाम भी नहीं लेते साहब। ऐसा लगता है कि जैसे अक्साई चिन का नाम लेना भी पाप है। और मिलिट्री पावर के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी की पावर है वो भी इस समय बहुत तेजी से चाइना एडवांस स्टेज में जा चुका है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। वो चाइना का चाहे सेमीकंडक्टर हो या बाकी रेयर अर्थ हो या कई और किस्म की जो टेक्नोलॉजीज हैं, और जिस तेजी से वो आगे जा रही हैं और अमेरिका को सरपास कर रही हैं। एंथ्रोपिक भी उन्होंने बना लिया अपना, और आर्थिक शक्ति तो है ही, वो 20-22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो है ही ना। दूसरा सबसे एक पहलू इसका यह है कि जो पाकिस्तान का जो एक मेन एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का पीओके का, वहां पे बड़ा सीपैक प्रोजेक्ट है और अब सीपैक 2.0 भी आ रहा है। तो हर गुजरते दिन के साथ हमारे लिए अगर पीओके और अक्साई चिन को वापस लेना है, वैसे तो वापस लेने की बात होती नहीं बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, तो वो दूर की कौड़ी बन गया है। मुझे लगता नहीं कि वो अब निकट भविष्य में ऐसा कुछ हो पाएगा। अगर हम इस फोटोग्राफ को देखें, मैप को देखें, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि कश्मीर दिखने में मैप पर तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे पास तो ले दे के मुश्किल से उसका आधा हिस्सा ही है, या 55% मुश्किल से, मोटा मोटा आधा हिस्सा या आधा कश्मीर। ये बाकी तो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चाइना के पास अक्साई चिन के रूप में है, जो एलएसी के उस पार है, लिखा हुआ एलएसी भी लिखा है इस मैप में, और एलओसी के उस पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है सारा का सारा। हम लिख नहीं सकते मैप के अंदर क्योंकि वो अलाउड नहीं है एक्चुअली। अब इसके भी वहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान और एक पीओके मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा है। मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा जो है वो येलो स्ट्रिप वाला है, छोटा सा पतला स्ट्रिप है, और गिलगिट बाल्टिस्तान का 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वहीं से सीपैक का प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट जाता है, उसी में स्कर्दू भी है, उसी में गिलगिट भी है, इसलिए उसको गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया भी कहते हैं। ये दो हिस्से भी एक्चुअली, एक गिलगिट एरिया है, एक बाल्टिस्तान एरिया है। बाल्टिस्तान के एरिया में स्कर्दू भी है। सवाल अब बहुत सारे हैं कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट ये बोलती रहती कि तुमने, पंडित नेहरू ने अक्साई चिन गवा दिया, कश्मीर गवा दिया। देखिए,
हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी बनती बिगड़ती रहती है, ना तो ज्योग्राफी परमानेंट रही है ना कभी जिंदगी में रहेगी। लेकिन चाइना की जो मिलिट्री पावर बढ़ रही है, और पीछे ऑपरेशन सिंदूर में हमने चाइना को पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग करते देखा और पूरा का पूरा क्या कहते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते देखा, जैसे कि वो ईरान को देते रहे। तो उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो इसका मतलब है कि हम एक अपोनेंट से तो जंग लड़ ही नहीं रहे थे ना, हम तो दो अपोनेंट से जंग लड़ रहे थे, ये तो सबको पता है। चाइना भले ऊपर से इनकार करे लेकिन अंदर से तो सारी चीजें वही हैं। और साथ में हमारे बॉर्डर के ऊपर तो कम से कम 400 तो J-20 जो उसके स्टेल्थ विमान है वो तैनात हैं। तो मिलिटरली तो हम चाइना के मुकाबले काफी पिछड़ चुके हैं इस समय, और अदरवाइज देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं उससे, कोई मैच ही नहीं है। इंडिया का चाइना का कोई मैच ही नहीं है। और अगर हम उसकी इकोनॉमी को देखें तो वो 5, 5.5, 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है हमसे, तो हम उससे भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो पीओके यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है बड़ा, बाकी मुजफ्फराबाद वाला एरिया तो बहुत छोटा है, 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन 70-72 हजार किलोमीटर तो गिलगिट बाल्टिस्तान है। वो तो देखा जाए तो उसके ऊपर तो हाथ डालना भी, इसका मतलब चाइना के ऊपर हाथ डालना है, क्योंकि सीपैक वहां से जा रहा है। तो एक किस्म से अब अक्साई चीन, हमारे यहाँ तो अक्साई चीन की बातचीत भी नहीं होती है, हमारे यहाँ अक्साई चीन की इंडिया में बातचीत भी नहीं होती। टीवी मीडिया को तो बोला हुआ अक्साई चीन का नाम नहीं लेना, चीन का नाम मत लो बिल्कुल भी, चीन का नाम लोगे तो हाथ जल जाएंगे आपके। और मोदी सरकार भी चीन का नाम नहीं लेती है। अक्साई चीन तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, हम मतलब बीजेपी के सिलेबस में हम लोग भूल चुके हैं, सिर्फ मैप ही मैप है, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद अरुणाचल में भी एनक्रोचमेंट होते रहते हैं। अभी हमने पीछे खबर दी थी कि जो ग्रेजिंग लैंड था सारा का सारा नहा बुद्धिस्टा कम्युनिटी का, वो भी चाइना ने ले लिया है। और उसके बाद भारत सरकार में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको अपोज करे, और फिर कहा कि आर्मी को आगे कर दिया कि तुम जाके स्टेटमेंट दे दो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन सरकार को अपनी नाक बचानी है, तो क्या है कि वो कहेंगे एक काम करते हैं कि आर्मी को आगे कर दो, आर्मी स्टेटमेंट दे देगी। और फिर कहोगे तुम्हें अपनी आर्मी भरोसा नहीं है। बात भरोसे की है नहीं ना, बात उन लोगों की भी है जो भारत के नागरिक हैं, जो लगातार 4 साल से कह रहे हैं कि हमारा लैंड चला गया, चाइना ने एनक्रोच कर लिया है। तो क्या भारत के वो सारे नागरिक झूठ बोल रहे हैं क्या? आर्मी का यूज किया जा रहा है डिनाइल के लिए सरकार के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे यह है कि पीओके और अक्साई चीन तो फिलहाल आता हुआ नजर आता नहीं। वैसे पाकिस्तान का भी ख्वाब है कि जो इंडियन कश्मीर है वो उनके पास आ जाए, उनका भी वो ख्वाब ही रहेगा और हमारे लिए भी वो ख्वाब ही रहेगा। ये जमीनी हकीकत है। पीओके और अक्साई चीन को वापस लेना भारत के लिए बहुत मुश्किल जियोपॉलिटिकल चुनौती बन चुका है। चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई शक्तियां हैं, क्या कहते हैं कि दोनों अब एक ही एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए तो क्या है कि अब इनकी बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कहने को 1994 में भी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि पीओके को वापस लिया जाएगा, अक्साई चीन को वापस लिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा लगता है कि इमोशनल स्टेटमेंट ज्यादा है। वापस लेना दूर की कौड़ी, बहुत मुश्किल, क्योंकि समस्या ये है कि सामने आपके जो बंदा खड़ा है वो चाइना है, और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है इस समय कि भाई आज अमेरिका भी उससे कांप रहा है। उसी चाइना और रशिया की मदद से ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। और गिलगिट बाल्टिस्तान को तो चाइना जाने नहीं देगा साहब, आप जो मर्जी कर लो, वो तो उसका एरिया है साहब, वहां पे उसका प्रोजेक्ट है, $60 बिलियन उसने लगा के रखे हैं, वो कैसे। और वैसे भी चाइना ने डिक्लेयर किया कि गिलगिट बाल्टिस्तान पे अटैक होगा सीपैक पे, तो वो अटैक चाइना के ऊपर समझा जाएगा। तो बात क्लियर हो गई ना कि क्या हम चाइना के ऊपर अटैक करने को तैयार हैं। जयशंकर ने एक बार कहा था कि हम क्या बेवकूफ है क्या, चाइना तो हमसे 5 गुना बड़ा है, हम कैसे उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब ये इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ गया, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड तो मतलब इंडिया ना के बराबर है ही नहीं, और आर्थिक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इंडिया तो भी $4 ट्रिलियन भी नहीं हुआ, चाइना $20 ट्रिलियन के ऊपर है। चाइना का रक्षा बजट नाम के लिए $250 बिलियन है, हमारा 75-80 बिलियन है, लेकिन चाइना का एक्चुअली बजट तो 500-600 बिलियन से भी ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो। 600 एटम बम है उसके पास, ये डिक्लेयर्ड है, 600 नहीं अब 620 हो गए हैं। और
और 4 साल के अंदर अंदर 1000 हो जाएंगे, 2035 तक 1500 हो जाएंगे। हम तो वही कभी खड़े हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ले जाके मुश्किल से 180 190 एटम बम है। और अभी जो उन्होंने एक नई सबमरीन से 15,000 किलोमीटर की पैसिफिक ओशन के अंदर जो मिसाइल लॉन्च की, वो भी जिसमें 5 से 6 एटम बम जा सकते हैं एक साथ में, उसने तो दुनिया के अंदर ट्रेमर्स, भूकंप लाकर खड़ा कर दिया है। अब भारत के अंदर जो रक्षा बजट है उसके अंदर तो बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता है साहब। चीन का अपना बीडू नेटवर्क है, सर्वेलेंस सैटेलाइट नेटवर्क है, हम जीपीएस पे डिपेंड करते हैं, तो हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते, वो हमें जीपीएस के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारी सेना की हर छोटी मोटी हलचल पे 24 घंटे वो नजर रखते हैं। उनके जो ऊपर सारे स्पाई सैटेलाइट्स हैं, उनकी संख्या देखो और हमारी देखो तो हम कहीं ठहरते नहीं है। टू फ्रंट वॉर के ऊपर तो हमारे एक बड़े जनरल साहब ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, विद वॉट एवर वी हैव वी विल फाइट। ये एक किस्म का स्टेटमेंट है कि कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसे लेकर हम लड़ेंगे। रिजल्ट क्या होगा ये पता नहीं। अब मुसीबत है कि पीओके को हमको वापस लेना और पाकिस्तान पे हम हमला करते हैं, जो बीजेपी की बस की बात नहीं है, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में सारा प्रोजेक्ट है सीपेक का, उसके ऊपर हमला होने का मतलब है कि चाइना कहता है कि मेरे ऊपर हमला है। और भारत अगर अक्साई चीन की ओर बढ़ता है तो पता लगता है कि हम वहां से भी घिर जाते हैं। फिर तो मुसीबत यह है कि अगर इंडिया एटॉमिक पावर है तो ये दोनों भी एटॉमिक पावर हैं, तो क्या एटॉमिक पावर आपस में इतनी लड़ाई कर सकते हैं क्या? चाइना ने लद्दाख और तिब्बत के एरियाज के अंदर ऑल वेदर रोड्स हैं, बुलेट ट्रेन हैं, टनल्स हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल साइलोज हैं, हवाई पट्टियां हैं, हेलीपैड्स हैं, जाल बिछा दिया है। तो उनके तो भारी भरकम टैंकों को कुछ ही घंटों में ट्रेन के द्वारा वहां पहुंचाया जा सकता है। हम कैसे पहुंचेंगे वहां पर? फिर उनके पास ऑलमोस्ट 400-500 इस्टम 5th जनरेशन के J-20 आ चुके हैं, J-35 भी हैं। अब रहा एक सीपैक की बात हुई, जहां से ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सीपैक जो है ना, पूरा का पूरा बीआरआई का हिस्सा है, और पीओके के बुनियादी ढांचे, डैम्स और बाकी चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका बहुत इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज इंजीनियर्स और जो सोल्जर्स हैं वो पीओके में मौजूद रहते हैं, और वहां पर अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके, उसको बचाने के लिए वो किसी भी कीमत तक वहां पर क्या कहते हैं, तैयारी है उनकी। और सवाल ही पैदा होता है कि पीओके के ऊपर अगर हमला होता है गिलगिट बाल्टिस्तान पे, तो चाइना पे हमला माना जाएगा, तब हम क्या करेंगे? आर्मी को पता है, आर्मी सक्षम है, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारा मुकाबला एक 5-6 टाइम्स मोर पावरफुल एनिमी के साथ है। और दक्षिण एशिया में कोई भी पारंपरिक युद्ध जो होता है ना, बहुत तेजी से एटॉमिक युद्ध में बदल सकता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस कंडीशन के अंदर हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है ना, साथ में चाइना भी है। बाकी इंडिया की मदद कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। क्या कोई डायरेक्ट हमको कोई मदद कर सकता है जंग में? कोई भी नहीं करेगा। अमेरिका नहीं, रशिया नहीं। रशिया का तो चाइना के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट है। वैश्विक शांति की मांग हो जाएगी बस आम कि युद्ध खत्म कर दो, लेकिन युद्ध खत्म कहां होते हैं आज की डेट में? भारत के पास क्या विकल्प है, ऑप्शन क्या है? फिलहाल तो जो लॉस्ट ग्राउंड है हमारा, उसको वापस लाना, मैं ये तो नहीं कहूंगा नामुमकिन है, लेकिन शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए हमें इकोनॉमिक जाइंट बनना पड़ेगा। पहले चाइना पे डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, हर स्ट्रेटेजिक चीज हमें पैदा करनी पड़ेगी। मिलिटरली हमको चाइना से ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। नहीं तो इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर फिर हम उसकी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये एक वो फैक्ट है जिसको शायद बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पहचान नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि हम ही कह सकते हैं कि हमारे पास ब्राह्मोस है या बाकी बहुत सारी मिसाइल्स हैं। देखिए साहब, हमारे पास जो मिसाइलों का जखीरा है और जो चाइना के पास मिसाइलों का जखीरा है, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर जंग थोड़ी सी लंबी चलती है तो क्या हम लंबे टाइम तक उन मिसाइलों के साथ कितने समय तक सस्टेन करेंगे? ये भी प्रॉब्लम है ना। अगर चाइना 10 से 20 हजार मिसाइलें लेके बैठा हो तो हमारे पास तो उतनी नहीं है। ये तो पक्की बात है। और यहां पे मैं अंडर क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूं इंडिया को।
मैं ये कह रहा हूं कि शायद इंडिया अभी, मुझे लगता है कि स्ट्रेटजिकली उस स्तर पर नहीं है कि जहां पर चीन के साथ डायरेक्ट लड़ाई मोल ले सके। पीओके और अक्साई चीन हमारा है, इमोशनल अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है ना। हम कई बार कहते हैं कि हमारा नक्शा गलत दिखाया गया। हमने अभी बांग्लादेश में कोई इवेंट हुई, वहां भी हमारी जो राजदूत थी या सेकंड राजदूत थी, वहां पे जूनियर राजदूत जो होते हैं, उन्होंने कहा कि जो नक्शा दिखाया जा रहा है वो गलत है, यहाँ पर इंडिया का नक्शा ये ठीक नहीं है। ये देखो, ये कॉस्मेटिक चीजें हैं, इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जमीन के ऊपर वो हमारा हिस्सा हमारे पास नहीं है। वो जो हिस्सा है वो हमारे पास है ही नहीं, वो हिस्सा उनके पास है। अक्साई चीन जो है चीन के पास है, सबको पता है। पीओके का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और वहां भी गिलगिट बाल्टिस्तान जो बड़ा हिस्सा है, 80-85% वाला हिस्सा जो है, वो जो सारा हिस्सा है वो बेसिकली आज देखा जाए तो वो चीन के इनडायरेक्ट कब्जे में है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी चीन के पास है। तो फिर हमारे पास बचने का क्या साधन है इस टाइम? क्या कोई साधन मिलता है क्या? नहीं मिलता साहब। तो ये जो बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें हैं ना, हम ये वापस ले लेंगे, वो वापस ले लेंगे, ये कहना आसान है साहब। जैसे इंडिया चाहता है कि पीओके आ जाए, पाकिस्तान चाहता है कि इंडियन कश्मीर उसके पास आ जाए, वो उसके बस की बात भी नहीं, और फिलहाल ये हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि इसमें जो तीसरी कड़ी है ना, चाइना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीओके के अंदर चाइना का आना और उसका सपोर्ट करना, ये हमारे लिए ना एक, इससे बुरी कोई इक्वेशन हो नहीं सकती थी।